हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि ये जो विद्रोह था, ये विद्रोह क्यों असफल हो गया। असफल तो हो गया, क्लियर बात है, क्योंकि भारत पर फिर से अंग्रेजों का कब्जा हो गया। तो क्यों अनसक्सेसफुल हुआ है, क्या करके फैक्टर देखते हैं। वन इज लिमिटेड जियोग्राफिकल स्प्रेड, सीमित भौगोलिक फैलाव। तो ये जो था रिवोल्ट, आपको पता है कि रिवोल्ट जो था वो ज्यादा नहीं फैला। शॉर्ट मैप बना दे रहे हैं तो हम लोग को पता है कि जो रिवोल्ट था, इट स्प्रेड ओनली इन द नॉर्थ इंडिया। नर्मदा के नीचे का एरिया तो ऑलमोस्ट शांति रहा। इसके अलावे हम लोग को पता है कि पंजाब का एरिया, राजस्थान का एरिया, सिंध का एरिया शांत रहा, और इनमें से कई जगह से अंग्रेजों का हेल्प भी मिला। तो पुराने जमाने में जिस एरिया को बोलते थे हिंदुस्तान, पुराना जो हिंदुस्तान वर्ड है ना, इट इज फॉर ओनली फॉर नॉर्थ इंडिया। ये साउथ इंडिया के लिए वर्ड हिंदुस्तान पहले नहीं यूज होता था। टर्मिनोलॉजी बदलते चले जाते हैं। तो ये जो पुराना हिंदुस्तान था, वो हिंदुस्तान के सैनिक रिवोल्ट किए, बाकी एरिया में रिवोल्ट नहीं हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज ऑल सेक्शंस डिडंट पार्टिसिपेट। तो विद्रोह में सभी वर्गों ने भाग नहीं लिया। ये मेनली इस रिवोल्ट में सैनिक, वो भी सैनिक मतलब आधे सैनिक, पूरे देश में जितने अंग्रेजों के सैनिक थे उसमें से आधे सैनिक, जिस एरिया में रिवोल्ट हुआ उस एरिया के किसान, आर्टिसंस, कुछ एरिस्टोक्रेटिक ग्रुप्स, राजे महाराजे भाग लिए। बहुत लोग नहीं भी भाग लिए। भाग ही नहीं लिए उनमें से कुछ तो एक्टिवली अंग्रेजों को सपोर्ट किया। तो हम लोग देखते हैं कि कौन लोग नहीं पार्टिसिपेट किए। द जमींदार्स ऑफ बंगाल, ये लोग जो थे बंगाल के जमींदार, ये लोग इस विद्रोह में पार्टिसिपेट नहीं किए क्योंकि ये अंग्रेजों के क्रिएशन थे। इनका अस्तित्व ही अंग्रेजों के कारण था, क्योंकि अंग्रेज लोग परमानेंट सेटलमेंट लाए थे, परमानेंट सेटलमेंट इनसे किए थे, और ये उसी पर डिपेंड था, उसी पर फल फूल रहा था। जिन जमींदारों का जमींदारी छिन गया वो रिवोल्ट किए, लेकिन जो जमींदार थे वो रिवोल्ट नहीं किए। जमींदार लोगों का जो सहम जाने के पीछे एक और रीजन था कि बिहार के जो जमींदार थे उनके साथ ये जो विद्रोही लोग थे वो अच्छा व्यवहार नहीं किए थे, बल्कि उनको सताए थे। तो इस कारण से भी बंगाल के जमींदार जो थे वो सहम गए थे। तो जब सहम जाएंगे तो वो फिर एक्टिवली वो सरकार को हेल्प करेंगे, और इस तरह से वो इस विद्रोह को कमजोर करने में अपना रोल प्ले किया। इसी तरह से अवध के जो तालुकदार थे, हम लोग को पता है विद्रोह में पार्टिसिपेट किए थे अवध तालुकदार्स, लेकिन जब सरकार, ब्रिटिश लोग इनको वादा किए कि तुम लोगों से जो जमीन ले लिया गया था ये तुम लोगों को वापस कर दिया जाएगा, तो ये लोग विद्रोह से हट गए। तो when promised restitution of
ऑफ देयर जागीर्स बैक्ड ऑफ, पीछे हट गए। नेक्स्ट है हमारे मनी लेंडर्स। हम लोग को पता है कि 1857 का विद्रोह में जो मनी लेंडर्स थे, ये सुदखोर, ये लोग जो थे, इन लोगों के ऊपर सिपाहियों का गुस्सा गिरा, इनका वो शिकार बने, इनके घर लूटे गए और इनके जो पेपर्स थे वो फाड़ डाले गए। तो मनी लेंडर्स जो थे वो ब्रिटिश लोगों को के साथ अपना इंटरेस्ट देखते थे। तो मनी लेंडर्स तो दे वर maltreated by sepoys, they saw their interest in British patronage. तो ये मानते थे कि ब्रिटिश लोगों के अधीन हमारा स्वार्थ ज्यादा सिद्ध होगा। ब्रिटिश लॉ इनको प्रोटेक्ट करती थी, ये ब्रिटिश कानून से लोगों से वसूली कर सकते थे। तो ये ब्रिटिश लोगों के साथ अपना इंटरेस्ट देखे। ट्रेडर्स, जो व्यापारी लोग थे, व्यापारी लोग पर सिपाही लोग हेवी टैक्सेशन लगाए। तो ट्रेडर्स भी जो थे, एक तो इस कारण से इनको दिक्कत था कि हम लोगों पर जहां जहां सिपाहियों का कब्जा हो गया है, ये लोग हमसे बहुत टैक्स ले रहे हैं। तो इस कारण से इनको क्या करना पड़ा कि इनको अपना जो धन था छुपाना पड़ा विद्रोहियों से। विद्रोही लोग चाहते थे कि ट्रेडर्स जो है ये सिपाहियों को फ्री का सप्लाई करे, खाना पीना। तो ये अपने आप को सिपाहियों से दूर ही रखे। और जो बिग मर्चेंट्स थे, एक्सपोर्टर इंपोर्टर, दे हैड profited from the British rule. इनको तो ब्रिटिश रूल से फायदा था। ये बिग मर्चेंट्स थे, ये बाहर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते थे और इन ब्रिटिश लोगों के साथ कनेक्टेड रहने से, उन लोगों का साथ देने से इनको फायदा था, बिजनेस प्रॉफिट। जो एजुकेटेड इंडियन थे वो इस विद्रोह से दूर रहे। क्यों दूर रहे? क्योंकि ये सोचते थे कि ये लोग जो है ये कंजर्वेटिव फोर्सेज, दे आर बैकवर्ड लुकिंग, ये देश को आगे बढ़ने से रोकेंगे। क्योंकि इस लड़ाई में जो सिपाही लोग थे वो जो बातें बोलते थे, जिस कारण से लड़ रहे हैं, उसमें कई बातें जो है वो बहुत ही दकियानुसी होती थी, जो एजुकेटेड क्लास को पसंद नहीं था। जैसे अगर वो लोग बोलेंगे कि विडो रीमैरिज का परमिशन दे दिया, हमारी संस्कृति से खेल रहा है, सती प्रथा हटा दिया, हमको समुद्र के रास्ते जाने के लिए बोलता है, लड़कियों को पढ़ाने का बात बोल रहे थे, ये सारी की सारी बातें तो एजुकेटेड इन सपोर्ट कर रहे थे। तो उनको लगता था कि अगर ये विद्रोही जीत जाएंगे तो सोसाइटी को ये पीछे ले जाएंगे, और इनको ये लगता था कि अंग्रेज लोग सोसाइटी को आगे ले जाएंगे। तो ये कारण रहा कि एजुकेटेड इंडियन जो थे वो इस विद्रोह से दूर रहे। दो ग्रुप, जैसे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इस समय एक छोटा सा पार्टी था, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन और मोहम्मडन एसोसिएशन, दोनों कलकत्ता, ये दोनों ही पास्ट रेजोल्यूशन अगेंस्ट द रिवोल्ट। तो ये जो पढ़े लिखे लोग थे, जो बुद्धिजीवी वर्ग था, ये बुद्धिजीवी वर्ग ये सोचता था कि अंग्रेज लोग जो है इस देश को बैकवर्डनेस से निकालेंगे और इसको मॉडर्नाइज करेंगे।
तो अभी जो ब्रिटिश राज का जो एक्सप्लॉइटेटिव कैरेक्टर था उसको ये लोग नहीं समझ पा रहे थे। तो यहाँ पर जो रेबल्स थे, ये रेबल्स अंग्रेजी राज का जो एक्सप्लॉइटेटिव कैरेक्टर है उसको बेहतर समझते थे। तो जो इंटेलिजेंसिया थी, वो इंटेलिजेंसिया का कमी ये था कि ब्रिटिश राज को ही वो मानते थे कि ये मॉडर्निटी की तरफ में ले जाएगा। दूसरी तरफ में जो विद्रोही लोग थे, इनको लगता था कि ये शोषक ग्रुप है। लेकिन विद्रोही लोग ये भी नहीं समझ पा रहे थे कि केवल और केवल अंग्रेजों को भगा देने से हमारी कमजोरियां खत्म नहीं हो जाएंगी। हमारी जो सड़ी गली संस्कृति है, हम उसमें जो कमियां हैं, उन कमियों को दूर करके ही हम, और मॉडर्न बन के ही हम अब ताकत हासिल कर पाएंगे। अपने रीति रिवाज, जो सड़े गले रीति रिवाज है, उनको छोड़ करके और आधुनिक शिक्षा अपना करके ही हम ताकतवर बन पाएंगे और हम अपना सोसाइटी को बेहतर बना पाएंगे। ये बात विद्रोही लोग नहीं समझ सके। विद्रोही लोग केवल और केवल भगाने पर इंटरेस्टेड थे अंग्रेजों को, लेकिन वो नया सोशल ऑर्डर बनाने में, कैसे हम फिर से ना गुलाम हो, हमारी गुलामी के क्या कारण थे, उसको विद्रोही लोग ठीक से नहीं समझ पा रहे थे, जो कि इंटेलिजेंसिया समझ पा रही थी। तो इंटेलिजेंसिया ब्रिटिश लोगों का कमी नहीं समझ पा रही थी, और ब्रिटिश लोग क्यों ताकतवर हैं, इस बात को विद्रोही नहीं समझ पा रहे थे। तो हम ये देख रहे हैं कि जो विद्रोह का फेलियर था, वो फेलियर के कई सारे कारण थे। उन कारणों में एक ये था कि सभी वर्ग नहीं पार्टिसिपेट किए। जो लोग पार्टिसिपेट किए, वो जो पार्टिसिपेटर थे, सिपाही, पीजेंट्स, आर्टिसंस, डिस्पोजेस्ड रूलर्स, तो ये लोग जो थे पार्टिसिपेंट थे, और बाकी लोग पार्टिसिपेट नहीं किया। नेक्स्ट है हमारा लैक ऑफ यूनिटी। हम लोग देख ही लिए, पहले ही देख लिए कि पूरा का पूरा जो आर्मी थी, उस आर्मी के करीब करीब आधी फाइट की, अराउंड हाफ ऑफ द इंडियन suppose participated, और जो बाकी लोग थे वो तो सिपाहियों से लड़ने भी आए। एक तरफ में कुछ सिपाही फाइट कर रहे थे और कुछ सिपाही अंग्रेजों के साथ आ रहे थे इन सिपाहियों से लड़ने के लिए। तो कुल मिला के अगर दिल्ली का जैसा हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, दिल्ली में जो कैप्चर हुआ, इसमें 1700 ब्रिटिश ट्रूप्स थे, मतलब गोरे वाले ब्रिटिश ट्रूप्स, 3200 ये थे इंडियन सपोज। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 1700 लोग अंग्रेज जहां दिल्ली के सिपाहियों से लड़ने आए थे, वहीं 3200 भारतीय सिपाहियों को लाए थे। इसका मतलब यह हो गया कि जो लोग पार्टिसिपेट नहीं किए, वो अपने ही देश के सैनिकों के खिलाफ में लड़ाई भी किए। अंग्रेजों को पंजाब इन पर्टिकुलर पंजाब के सिपाहियों से हेल्प मिला, और मद्रास भी जो था उसके ये लोग भी ब्रिटिश लोगों का साथ दिए। तो 3 प्रेसिडेंसी, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे। तो इसमें से देख रहे कि बंगाल वाले रिवोल्ट किए और बाकी शांत रहे, और या फिर
अंग्रेजों का हेल्प किए, जैसे हम बता ही चुके हैं आपको कि पंजाब से और नेपाल से ट्रुप्स आए। अगला बात यह है कि ये जो रेबल लोग थे इनमें खुद भी एकता का अभाव था। अहमदुल्ला कहां पे एक्टिव था? फैजाबाद के बाद कहां गया? लखनऊ। लखनऊ में उसका और बेगम हजरत महल का डिस्प्यूट था। तो मतलब एग्जांपल दे रहे हैं कहां कहां पे गलतियां हुई है। बेगम हजरत महल का अहमदुल्ला से डिस्प्यूट था। उसी तरह हम लोग ये भी देख रहे हैं कि बहादुर शाह को भी कंप्लेन था क्या कुछ? तो बहादुर शाह को इस बात से दिक्कत था कि ये जो है ये इनडिसिप्लिन्ड है। तो ये जो सेपोई जनरल्स थे, ये बख्त खां का ग्रुप, उससे बहादुर शाह का नहीं बनता था। तो यहां समस्याएं जो है वो आपसे फूट की समस्याएं। तो बहादुर शाह नाम का तो था, लेकिन ये जो सेपोई जनरल थे इनके साथ इनका इक्वेशन अच्छा नहीं था। फिर जैसे एक था अजीमुल्ला को, तो आप लोग जानते ही हैं। अजीमुल्ला कहाँ था? कानपुर। अजीमुल्ला जो था ये नाना साहब को सजेस्ट किया कि आप दिल्ली मत जाइए, नहीं तो आपका वैल्यू जो होगा वो कम हो जाएगा, बहादुर शाह का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन में भी मतलब ये लोग अपना अपना देख रहे थे। नाना साहब का एडवाइजर था ये, नाना साहब को ये दिल्ली जाने से रोका कि वैल्यू आपका कम हो जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के दे वर सेल्फिश। सेल्फिशनेस। आपस में जो ये सब प्रॉब्लम थे वो तो थे ही थे। ब्रिटिश लोग भी कोशिश किए कि इन लोगों में फूट डाला जा सके। हालांकि यहां पर ये लोग हिंदू और मुस्लिमों को आपस में तो नहीं लड़ा सके, लेकिन फिर भी कुछ हद तक कम्युनल कार्ड ये खेल सके। कम्युनल कार्ड क्या था? ये था कि ये लोग एक फरमान इशू किए, फेक फरमान पंजाब में। इस फेक फरमान में लिखा हुआ था बहादुर शाह का नाम से। बहादुर शाह खुद जारी नहीं किया था, बल्कि जो सिपाहियों के जो फरमान होते थे उसमें तो साफ साफ लिखा होता था। कहीं भी ये लोग सत्ता में आ जाते थे, यानी कि कैप्चर कर लेते थे एरिया को, तो वहां पर एक फरमान का एक पार्ट होता था कि अब से बकरीद में गोकुशी नहीं होगा। ये एक जनरल बात थी। तो सेंटिमेंट्स का एक दूसरे का ख्याल रखना, ये इस विद्रोह का खूबी है। इसके अलावा जो रूलिंग ग्रुप बनता था, उस ग्रुप में हिंदू मुस्लिम बराबर होते थे। तो सच्चाई ये थी कि हिंदू मुस्लिमों में बहुत ही जबरदस्त एकता देखी गई थी इस पीरियड में। लेकिन अंग्रेज लोग झूठा फरमान जारी करके ये पंजाब में प्रचारित किए कि इफ वोन, बहादुर शाह बोल रहा है, इफ वोन हिंदू एंड सिख्स विल बी मैसेकर्ड। तो फेक फरमान जारी किए कि अगर हम जीत गए तो हिंदुओं और सिखों का नरसंहार किया जाएगा। तो पुराना जो झगड़ा था सिखों का और मुगलों का, उस झगड़ा को उकेरने का फिर से कोशिश किए। तो इस तरह से पंजाब में विद्रोह के खिलाफ में माहौल बन गया कि बहादुर शाह अगर बादशाह बन गया तो मुगल राज आ जाएगा, और वो लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट किए इस विद्रोह को कुचलने में।
तो ये लोग इस तरह से ये सब काम करके मराठा लोगों को, मराठा, सिख और गोरखा लोगों को विद्रोह से दूर रखने में ही नहीं, विद्रोह को कुचलने के लिए मना लिए। दूसरी तरफ नाना साहेब भी रिवोल्ट में था, पेशवा अपने आप को बोल रहा था। तो आप लोगों को यह भी याद है कि जब मराठे लोग पूरी ताकत में थे तो पड़ोसी राजपूतों को बहुत परेशान करते थे और साथ ही साथ हैदराबाद के साथ हमेशा लड़ाई चलता था। तो मराठा रिवाइवल ना हो जाए, एक तरफ में कि बहादुर शाह का रिवाइवल ना हो जाए, इससे सिख डर रहे हैं, मराठे डर रहे हैं। दूसरी तरफ मराठा रिवाइवल ना हो जाए, इससे राजपूत लोग डर रहे हैं और इससे हैदराबाद का निजाम डर रहा है। तो ये सब बातें जो थी इसका यूज वो कर पाए। निजाम एंड राजपूत चीफ्स feared मराठा रिवाइवल। तो इस तरह से हम जैसा बता रहे थे कि भारत में जो विद्रोही लोग थे उनके बीच एकता का अभाव था, एकता का अभाव था। आपस में लीडर्स लड़ रहे थे और हिंदू मुस्लिम का ट्रेमेंडस एकता के बावजूद, जमीनी लेवल पे के बावजूद, अंग्रेज लोग कुछ करके कुछ हद तक कुछ एरिया में विद्रोहियों के खिलाफ वहां के लोगों को भड़काने में सफल रहे। पंजाब में सफल रहे सिख लोग को भड़काने में, और मराठा लोगों को भी भड़काने में सफल रहे। तब कहने का मतलब यह है कि बहादुर शाह अगर बादशाह बन गया तो सिख लोगों को डराए, मराठा लोगों को डराए, गोरखा लोगों को डराए। मतलब इस बात पे कि मुस्लिम रिवाइवल हो जाएगा और हिंदुओं को और सिखों को परेशान किया जाएगा। दूसरी तरफ में मराठा रिवाइवल का खतरा भी कुछ लोगों को एहसास हुआ। उसमें था निजाम, उसमें थे राजस्थान के राजपूत चीफ्स जिनको कि पहले मराठों से काफी दिक्कत, तो ये लोग भी विद्रोह का साथ नहीं दिए। ये जो पीरियड था, ये पीरियड में ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जैसा आजकल का नेशनलिज्म है, मॉडर्न नेशनलिज्म वाज एब्सेंट। लोग जो है वो अपना लोकेलिटी के लिए वो ज्यादा लड़ाई करते थे। लेकिन हाँ, ये रिवोल्ट जो था, इस रिवोल्ट से इनके अंदर में जरूर ये फीलिंग आया, नेशनलिज्म को लाने में जरूर ये कंट्रीब्यूट किया। मतलब नेशनलिज्म था तो नहीं, लेकिन लाने में जरूर कंट्रीब्यूट किया। नेक्स्ट है हमारा लैक ऑफ लीडरशिप एंड पुअर ऑर्गेनाइजेशन। लैक ऑफ लीडरशिप एंड पुअर ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडिया में कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए, कुंवर सिंह का नाम उसमें बड़ा है, तो लीडरशिप देने में फेल रहे। एक तो कमजोरी खुद बहादुर शाह था, बहादुर शाह वैसिलेटिंग लीडर, तो दिल्ली में इसके कारण से कमजोरी पैदा हुआ। इसके अलावे कोई सेंट्रल लीडरशिप नहीं था, सब अपना अपना एरिया में लड़ाई कर रहे थे। नो सेंट्रल लीडरशिप। बहादुर शाह का अपना कमजोरी दिल्ली में। इसके अलावे इन लोग आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं करते थे, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी को बड़े अच्छे अच्छे लीडर मिले। जैसे कुछ नाम आप लोगों को पता है, लॉरेंस ब्रदर्स, जॉन निकोलसन, हेनरी हैवलॉक। तो ब्रिटिश जो जहां इंडियन जो लीडर्स थे वो थोड़े कमजोर पड़ रहे थे। दूसरी तरफ ब्रिटिश कमांडर्स जो थे, लॉरेंस ब्रदर्स, जॉन निकोलसन, जेम्स आउटरैम और हेनरी हैवलॉक, ये लोग बहुत अच्छा सर्विस दिए अपनी कंपनी को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लैक ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग प्लान
तो बात ये है कि ये लोग किसी आइडियोलॉजी के लिए फाइट नहीं कर रहे थे। ये लोग सिंपल, इनका कंसर्न था कि हमारा जो है हमको दे दो। कोई ऐसा कुछ बाइंडिंग जो एक आइडियोलॉजी होता है वो यहाँ पे पूरी तरह से एब्सेंट था। तो वो पेटी डिमांड्स थे, इनके अपने अपने स्वार्थ थे और उन स्वार्थों के लिए ये काम कर रहे थे। रानी अब झांसी आपको पता है किस बात के लिए लड़ रही थी? क्या शीला किस बात के लिए लड़ रही थी झांसी की रानी? हाँ, बेटा को गद्दी दूं। ठीक, वो सिंपल सा था, मैं अपनी झांसी दूंगी नहीं, यही नारा था। उसी तरह से नाना साहब फाइट कर रहा था फॉर झांसी। ये होगी नाना साहब जो था ये फाइट कर रहा था, क्यों नहीं? हाँ, पेशवा से हमको पेशवा रिकॉग्नाइज करो, पेंशन दो। उसी तरह से हजरत महल, ये अपना बेटा के लिए, मेरा बेटा नवाब बनेगा फॉर सन। तो इस तरह से इन लोगों के जो मतलब इनका जो लड़ाई था वो लड़ाई बहुत ही संकीर्ण बातों के लिए था। बाकी लोग प्रोफेशनल, सिपाही लोगों का जो प्रोफेशनल प्रॉब्लम था, प्रोफेशनल एंड रिलीजियस ग्रीवांसेस। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इनका जो 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 रिवल्स हैं, अगर उनके डिमांड पूरे हो जाते हैं, बाई चांस अंग्रेज लोग मान लेते हैं सब, तो रिवोल्ट खत्म हो जाएगा। यानी कि इनका अपना कोई फॉरवर्ड लुकिंग प्लान, हम देश को बनाना कैसे चाहते हैं, ऐसा कोई प्लान नहीं था इनके पास में। इनके बस ग्रीवांसेस थे, अपने प्रोफेशनल ग्रीवांस थे, अपने रिलीजियस ग्रीवांसेस थे, और ये लोग केवल उसका पूर्ति चाहते थे। देश में डेमोक्रेसी लाना है, एजुकेशन लाना है, सोशल रिफॉर्म्स करने हैं, ऐसा मॉडर्निटी लाना है, ऐसा कुछ नहीं था। ये लोग बस अपने ग्रीवांसेस के लड़ रहे थे। और इसी कारण से क्या हुआ कि जब मनी लेंडर्स के पेपर किसान लोग जला दिए तो फिर चुप हो गए, शांत पड़ गए, क्योंकि अब क्या करूं उनको पता नहीं था। तो समाज को बदलने का कोई प्रोग्राम नहीं था इनके पास में। ग्रीवांस थे, ग्रीवांस खत्म हो जाएंगे, बात खत्म हो जाएंगे। कोऑर्डिनेशन का जबरदस्त कमी था। कोऑर्डिनेशन का जबरदस्त कमी यह था कि ऐसा कुछ एविडेंस मिला है कि लड़ाई का जो मतलब म्यूटिनी का जो डेट फिक्स किया गया था, दैट वाज 31 मई 1857। ऐसा कुछ एविडेंस मिलता है कि 31 मई को रिवोल्ट करना था। अगर 31 मई को रिवोल्ट करना था तो सारे जगह में एक साथ रिवोल्ट होता, और अगर सारा जगह में एक साथ रिवोल्ट हो तो फिर क्या होता है, उसको कुचलना आसान नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे, हर जगह विद्रोह हो रहा है तो। लेकिन गुस्सा में आकर के जो मेरठ के सैनिक थे वो पहले विद्रोह कर गए। अब पहले ही अगर विद्रोह कर गए तो अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम में विद्रोह हुआ, तो अंग्रेजों को एक एक करके कुचलने का मौका मिल गया। और इसके अलावे वो 10 मई से 31 मई के बीच कई सारे सैनिकों का हथियार जमा करवा लिए। मतलब कि कुछ सैनिकों को तो मौका ही नहीं मिला विद्रोह करने का, क्योंकि 31 का इंतजार कर रहे थे। और अंग्रेज लोग जो थे 10 मई के बाद कई सारे भारतीय सैनिकों का हथियार ही जमा करवा लिया। तो रिवोल्ट में कोऑर्डिनेशन का एक इशू रहा। अगर एक साथ में करते तो शायद सीन कुछ और होता। अंग्रेजों को कुछ लोगों से बहुत जबरदस्त सपोर्ट मिला। तो कई सारे राजे जो थे वो राजा लोग काफी हेल्प किए। आप लोगों को सिंधिया के बारे में पता ही है, सिंधिया हेल्प किया। सिंधिया के अलावे
होलकर निजाम, होलकर निजाम, नवाब ऑफ अवध, नवाब ऑफ भोपाल, नवाब ऑफ भोपाल, महाराजा ऑफ कश्मीर, और राणाज ऑफ नेपाल। ये लोग जो थे ये अंग्रेजों को एक्टिवली सपोर्ट किए। रामपुर, पटियाला जो राजा लोग थे, जिंद, बड़ौदा, ये लोग भी ये सारे के सारे लॉयल बने रहे, एक्टिव हेल्प किए, लॉयल बने रहे और मिलिट्री सपोर्ट भी दिए, फिनेंशियल एंड मिलिट्री सपोर्ट एंड मिलिट्री सपोर्ट। ये लोग विद्रोह को खत्म करने में इंडियन राजा महाराजाओं का रोल है, इतना बड़ा रोल है कि कैनिंग बोला था कि अगर सिंधिया विद्रोह में शामिल हो जाता है तो मैं आज ही बोरिया बिस्तर पैक कर लूंगा। कैनिंग, इफ सिंधिया joins the revolt, I shall have to pack off tomorrow। इसके अलावा विदेश में अगर देखा जाए तो दोस्त मोहम्मद भी जो था, अफगानिस्तान का दोस्त मोहम्मद और नेपाल का राणा भी हेल्प किया, वैल्यूएबल हेल्प। और राणा ऑफ नेपाल ये जो है प्रोवाइडेड वैल्यूएबल हेल्प। तो इन लोगों को इंडियन लोगों से तो सहायता मिला ही मिला, इंडियन राजा लोगों से, सिंधिया से, होलकर से, निजाम से, नवाब ऑफ बेगम, नवाब ऑफ भोपाल, महाराजा ऑफ कश्मीर, राणाज, वो तो वहाँ भी लिख दिए, राणाज ऑफ नेपाल, रामपुर, पटियाला, जिंद, बड़ौदा, ये हटा रहे यहाँ से, ये क्योंकि देसी लोग को इकट्ठा किया है। और यहाँ पे महाराजा ऑफ कश्मीर, रामपुर, पटियाला, जिंद। तो हालत ये थे कि कैनिंग जो था बोला कि अगर सिंधिया आज ज्वाइन कर लेगा रिवोल्ट को तो हम कल तो चले जाएंगे यहाँ से। और विदेश से जंग, अब ये जो है हमारा दोस्त मोहम्मद भले इसका शत्रु था अंग्रेजों का शुरुआती दौर में। देखिए अफगान वार जब हुआ है ना, तो अफगान वार में ये जो दोस्त मोहम्मद है, उस दोस्त मोहम्मद को गद्दी पर बैठा के समझौता करके आए थे। तो वो समझौता करके आए थे, तब वो लॉयल रहा। अब लॉयल रहा तो अंग्रेजों का हेल्प किया। अंग्रेज लोग इंडिया में परेशान है, यहाँ पे परेशान है, तो यहाँ अफगानिस्तान से हेल्प आ रहा है, विदेशी हेल्प, और नेपाल से हेल्प आ रहा है। तो अफगानिस्तान और नेपाल से वैल्यूएबल हेल्प मिला, विदेशों से भी इनको हेल्प मिला। ठीक, तो इस तरह से ये विद्रोह को कुचलने में न केवल देसी राजा महाराजा बल्कि विदेशी राजा महाराजा भी हेल्प किए। नेक्स्ट है हमारा द ब्रिटिश had better resources। अंग्रेजों के पास जो रिसोर्सेज थे वो बेटर थे। कैसे? They controlled railways, telegraph, post। जो अंग्रेज सैनिक थे they were better trained। इनके पास मॉडर्न वेपन्स थे। इनको रेलवे से सैनिकों का ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प मिला। रेलवे तो एक ही दी है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ट्रुप्स ये आसान हुआ। ये सब जो एडवांटेज थे, इससे हमारे इंडियन सोल्जर्स तो बड़े डिमोरलाइज हो गए। और कई बार जब अंग्रेजी ट्रुप्स आती थी गांव में तो लोग बिना लड़े भाग जाते थे, देख के ही भाग जाते थे, क्योंकि रिपीट कर रहे बेटर ट्रेन्ड मॉडर्न वेपन्स। तो नाना साहब का कहना था कि द ब्लू कैप किल्स बिफोर द फायर। अरे इतना डर पैदा हो गया था लोगों में
कि इन लोगों को देखते ही लोग जो मतलब लोगों में डर का माहौल, आतंकित हो जाते थे। अब लास्ट फैक्टर जो है हमारे पास कि ग्लोबल फैक्टर्स। 1857 का जब रिवोल्ट हुआ तो उसके ठीक पहले अंग्रेजों का इंटरनेशनल जो उनका सिचुएशन था, इट वाज नॉट गुड। तो उसके ठीक पहले, लेकिन रिवोल्ट शुरू होते होते तक इनका जो इंटरनेशनल कंडीशन था वो उनके फेवर में शिफ्ट होता चला गया। जैसे डिफीट ऑफ रसिया इन क्रीमियन वार, अब यानी कि वहां से अपना सेना बुला सकते हैं। इसके अलावे डिफीट ऑफ चाइना इन ओपियम वॉर्स, वहां पर अफीम युद्ध हुए हैं, उसमें चाइना का डिफीट हो गया। तो इस तरह से इनके पास इंटरनेशनली जो थे वो रिसोर्सेज फ्री हो गए। जो सेना को वो अंतर्राष्ट्रीय युद्धों में रखे हुए थे वो फ्री हो गए। नावल रूट, समुद्री जो रास्ते थे वो इनके कंट्रोल में थे, और इस तरह से मैसिव सप्लाई ऑफ वेपन्स वो इंडिया में ले आए। 1,12,000 soldiers were brought from यूरोप। ये जो था ये हमारे रेबल्स के लिए अनएक्सपेक्टेड था। ये सोच भी नहीं पा रहे थे कि इतना ज्यादा ताकत के साथ ये लोग वापस लौटेंगे। तो इस तरह से जो रिवोल्ट था वो रिवोल्ट असफल हुआ। एक बार रिव्यू कर रहे हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे कि क्यों भारतीय लोग 1857 का रिवोल्ट में असफल हुए। एक जो हम लोग पढ़े थे कि इसका जो ज्योग्राफिकल स्प्रेड था वो छोटा था। भारत का पूरा धरती का 1/4 और भारत का पॉपुलेशन का करीब 1/10 इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था। यानी बहुत छोटा सा हिस्सा था जो रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया। नर्मदा नदी के नीचे का जो हिस्सा था वो इस विद्रोह से अछूता ही रहा। सब लोग पार्टिसिपेट नहीं किए। पार्टिसिपेट करने वालों में सैनिक थे। सैनिकों में से जो टोटल सैनिक थे अंग्रेजों के सैनिक, उसके आधे करीब पार्टिसिपेट किए। किसान पार्टिसिपेट किए, आर्टिसंस, कारीगर लोग पार्टिसिपेट किए। जिन राजा महाराजाओं को बेदखल कर दिया गया था वो पार्टिसिपेट किए। लेकिन बहुत बड़ा ग्रुप था जो नहीं पार्टिसिपेट किया, जैसे बंगाल के जमींदार जो नहीं पार्टिसिपेट किए, क्योंकि बंगाल के जमींदार को अंग्रेजों के रहने से फायदा था। वो उन्हीं के क्रिएशन थे, उनका रोजी रोटी अंग्रेजों पर ही डिपेंड करता था। तो बंगाल के जमींदार जो थे वो नहीं पार्टिसिपेट किए। इसके लिए बंगाल के जमींदार इस बात से भी डरे हुए थे कि सिपाही लोग बिहार के जमींदारों के साथ बुरा बर्ताव किए, आतंकित किए। तो इस कारण से बंगाल के जमींदार शांत रहे। और जो अवध के तालुकदार इस विद्रोह में पार्टिसिपेट जरूर किए थे, लेकिन तालुकदार लोगों को जब वादा किया गया कि तुम्हारा तालुक वापस कर दिया जाएगा, तो ये लोग विद्रोह से पीछे हट गए और विद्रोह को दबाने में भी ये लोग सहायता किया। फिर क्या था कि मनी लेंडर्स जो थे, वो मनी लेंडर्स तो समाज में एक विलन के जैसे देखे जाते थे। मनी लेंडर्स अपने आप को ब्रिटिश प्रोटेक्शन में ज्यादा सेफ पाते थे। उन्हीं का कानून यूज करते थे, उसी से वसूली करते थे, और जो लोगों
से पेपर्स वगैरह में साइन करा के रखे हुए थे, जो लीगल उसका वैल्यू था वो अंग्रेजों के सामने में ही था। और जो सिपाही लोग थे वो तो विद्रोह करते ही, और किसान लोग इनका पेपर जलाना शुरू किया, मनी लेंडर्स का। तो जो मनी लेंडर्स थे वो विद्रोह से दूर रहे। ट्रेडर्स लोगों का दूसरा दिक्कत कि ट्रेडर लोग जो थे उनके ऊपर में जब तक इनका शासन रहा, सैनिकों का, विद्रोहियों का, तब तक हेवी टैक्सेशन था। वार में हेवी टैक्सेशन होता ही है, लड़ना है तो हेवी टैक्सेशन करेंगे, इससे उनको दिक्कत था। इसके अलावा इनके गोडाउन वगैरह पर सिपाही लोग कब्जा करने की कोशिश करते थे ताकि खाना पीना का सप्लाई जो रहे वो स्मूथ रहे। तो अपना सामान को बचाना, अपना धन का रक्षा करने में ट्रेडर लोग ज्यादा दिमाग लगा। जो बिग मर्चेंट्स थे, बिग मर्चेंट्स जैसे बॉम्बे के ट्रेडर्स, इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स, वो सोच रहे थे कि हम लोग का अंग्रेजों से व्यापार चलता है। अंग्रेजों तो पूरा सिस्टम होता है ना, अंग्रेज कोई व्यापारी है, वो अंग्रेज व्यापारी और माल ला करके और उसको ऑर्डर देंगे कि इंडिया में माल आप पहुंचा दीजिए। तो अंग्रेज व्यापारी वो ब्रिटेन में उसके कनेक्शंस हैं, वो यहाँ से कपड़ा मंगाएगा और बॉम्बे के ट्रेडर्स जो होंगे उसके इंडिया में सेल करेंगे, तो उसे पूरा पैसा कमा रहे हैं। तो पैसा कमा रहे थे, उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो थे वो अंग्रेजों से जुड़े हुए थे, तो वो लोग भी विद्रोह का साथ नहीं दिए। तो और फाइनली जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग जो अंग्रेजों का शिक्षा ग्रहण किए थे, वो लोग को लगता था कि अगर सिपाही लोग सफल हो गए तो भारत जो होगा वो पीछे जाएगा। अंग्रेज लोग भारत को मॉडर्न बना रहे हैं और ये सिपाही लोग ये जो इंडिया है उसको वो पुराना दकियानूसी जो परंपरा है उसमें ढकेलेंगे और ये आधुनिकता के दुश्मन होंगे, समाज जो होगा उसको पीछे ले जाएंगे। तो ये लोग जो थे, ये पढ़े लिखे लोग, ये लोग विदेशी शासन का जो दुष्परिणाम है नहीं समझ पाए, उसको विद्रोही लोग समझते थे। लेकिन जो ये लोग जो बात समझते थे, जो इंटेलिजेंसिया, कि भारत का ताकत भारत को आधुनिक बनाने से होगा, मॉडर्न एजुकेशन और मॉडर्निटी में, ये बात सिपाही नहीं समझते थे। तो इस तरह से जो ये ग्रुप था, जो इंटेलिजेंसिया था, वो इंटेलिजेंसिया भी पीछे रहा। और ये लोग ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन और मोहम्मडन एसोसिएशन, ये लोग रेजोल्यूशन पास किए अगेंस्ट द रिवोल्ट। फिर हम लोग देखे थे कि विद्रोहियों में एकता का भाव था, ये लोग अपना अपना बारे में ज्यादा सोच रहे थे। एक तो बात यह है कि जो कुछ एरिया है जैसे पंजाब का एरिया, वहां से इंडियन सैनिक ही इंडियन लोगों का विद्रोह को चलने के लिए आए। दिल्ली में जो कुल मिला के सैनिक पहुंचे थे वो 3200 सैनिक पहुंचे थे काले इंडियंस, और 1200 सैनिक पहुंचे थे, 1700 सैनिक पहुंचे थे अंग्रेज, 1700 अंग्रेज सैनिक और 3200 इंडियन सैनिक मिल करके और दिल्ली का विद्रोह को चल दिया। यानी ज्यादा इंडियन सैनिक थे, इंडियन सैनिक ही इंडियन सैनिकों के खिलाफ में लड़ रहे थे। ये तो इस लेवल पे डिसयूनिटी है सैनिकों के लेवल पे। इसके अलावा ऊपर लेवल पे डिसयूनिटी था, ऊपर लेवल पे डिसयूनिटी था कि सब एक दूसरे के सस्पेंशन में रहते थे। मुगल जो राजा था, बादशाह था, वो सैनिकों के कमांडर से चिढ़ता था क्योंकि उसको लगता था मेरा शान में कमी आ रहा है। नाना साहब को उसका पॉलिटिकल एडवाइजर अजमेला बोला था कि आप दिल्ली मत जाइए, आपका वैल्यू कम हो जाएगा। तो इसी तरह से बेगम हजरत महल जो थे वो अहमदुल्ला से झगड़ा करती थे। तो लीडर्स लोग जो थे वो आपस में, उनमें एकता का अभाव था। इस एकता को तोड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार कुछ काम की। जो एकता था भी, वो एकता क्या था? हिंदू मुस्लिमों का जबरदस्त एकता। इस एकता को तोड़ने के लिए अंग्रेज सरकार काम की। अंग्रेज सरकार डराई कि मुगल राजा जाएगा। अभी आप देखे होंगे हाल में इंडिया में डराया गया था कि मुगल राजा जाए, तो मुगल राजा जाएगा, ये वाला डर जो था ये अंग्रेज लोग हिंदुओं को दिखाए। मुगल राजा जाएगा, इन पर्टिकुलर पंजाब में झगड़े थोड़े ज्यादा थे।
झगड़े ज्यादा थे, यानी सिखों का और मुगलों का झगड़ा। तो उसको ये लोग उभारने की कोशिश किए कि एक ये लोग फेक ये निकाले फरमान। उस फरमान में बहादुर शाह का सिग्नेचर था फेक, कि अगर हम जीत गए तो हम सिखों का और हिंदुओं का नरसंहार करेंगे। झूठ था, लेकिन ये जो पुराने झगड़े थे, पुराने झगड़े को दिखाया जा सका। उस जैसे अभी भी आप देखेंगे कि टीपू का नाम को लेकर के वो आज से 200 साल पहले, 300 साल पहले पुराना झगड़ा है, उस झगड़ा को हमारे नेता उभारने की कोशिश करते हैं। पार्टीशन का टाइम का कुछ बात उठा करके लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं। तो ये जो था, अंग्रेज लोग इसमें माहिर थे। वो चीज हमारे नेता लोग अब सीख लिए कि कैसे लोगों को लड़ाना है। तो वो उस समय में सिखों को, जो पंजाब के सिख थे, उनको वो सक्सेसफुली उनको डरा पाए। इसके अलावा मराठा लोग भी जो थे वो मुगलों का उत्थान को लेकर के खुश नहीं थे कि वो कहीं सही में बहादुर शाह बादशाह बन जाएगा। दूसरी तरफ जो कुछ राजा लोग थे, वो लोग इस बात से डरते थे कि नाना साहब कहीं पावरफुल हो गया तो पेशवा राजा आ जाएगा, तो पेशवा राजा आ जाएगा तो राजस्थान के, इन पार्टिकुलर राजस्थान मध्य प्रदेश के जो राजपूत राजा लोग थे, उनको डर लगता था कि ये लोग, जब अपना इनका राज था मुगल, जब मराठे बड़े मजबूत थे तो ये परेशान करते थे आसपास के राजपूत राजाओं को, तो उनको भी डर लगता था। हैदराबाद का निजाम को इस बात का डर था, यानी कि विद्रोह सफल हो जाने से क्या होगा, इस बात को लेकर के अंग्रेज लोग सक्सेसफुली कुछ ग्रुप को डरा दिए कि तुम दूर रहो या मेरा साथ दो, नहीं तो पंजाब के सिख और हिंदू और इधर के राजपूत और निजाम कि मराठा राज आ जाएगा। कहीं मराठा राज के नाम से डरा रहे हैं, कहीं मुगल राज के नाम से डरा रहे हैं। मराठा राज आ जाएगा, नाना साहब पेशवा बन जाएगा। मराठा राज, हैदराबाद का बहुत अच्छा नहीं था रिलेशनशिप मराठों से। राजपूत राजा लोग तो को चौथ और सरदेश मुख्य वसूलते ही थे। तो खैर इस तरह से ये डरा पाए और इनका फायदा इनको मिला। तो खैर ये मिलना भी था, फायदा इसलिए मिलना था क्योंकि उस समय में इंडिया में वैसा नेशनल फीलिंग नहीं था। लोग अपने रीजन के बारे में ज्यादा सोचते थे, मॉडर्न नेशनलिज्म का अभाव था। नेक्स्ट है हमारा कि लीडरशिप का इशू। लीडरशिप, हमारे जो सैनिक लोग थे उनका कोई सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप नहीं था। बहादुर शाह दिल्ली में लीडर था लेकिन कमजोर था, और बाकी जगह में लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, अपना अपना मर्जी से सब लड़ाई कर रहे थे। जबकि जो ब्रिटिश कमांड था उसका यूनिफाइड कमांड था, एक कमांड के अंडर में लड़ रहे थे। गवर्नर जनरल था, एक कमांड, एक ब्यूरोक्रेटिक सेटअप था, उस सेटअप में, एक सिस्टम में लड़ाई हो रहा था। इसलिए और उनके ऑफिसर भी जो थे वो बड़े इफिशिएंट साबित हुए और इस कारण से भी वो लोग जीत पाए। इसके अलावा हम लोग ये देखें कि इनके पास कोई फॉरवर्ड लुकिंग प्लान नहीं था। हमको अपना चाहिए, इसके बाद लड़ाई खत्म हो जाता, जिसको जो जो मिलना था मिल जाता। तो ये लोग कोई ड्यूरेबल एक प्रोग्राम लेकर नहीं चल रहे थे कि जो अंग्रेजों को भगाने के बाद ये क्या करना चाह रहे हैं देश के साथ। कोई आइडियोलॉजी, बाइंडिंग आइडियोलॉजी नहीं था, सब अपने अपने हिसाब से लड़ रहे थे। तो इस कारण से किसान लोग जब सूदखोरों का खाता बही जला दिया, उसके बाद शांत पड़ गए, हो गया हमारा काम। तो कोई समाज में कोई परिवर्तन करने वाला कुछ आइडियोलॉजी इनके पास में नहीं था। और इसके अलावे जो ब्रिटिश लोग थे उनको इंडियन लोगों से और विदेशी लोगों से काफी सहायता मिला, जैसे कि सिंधिया, होलकर, निजाम, नवाब भोपाल, महाराजा कश्मीर, रामपुर, पटियाला, जिंद, बड़ौदा, ये लोग सब जो थे वो हेल्प किए, अंग्रेजों को हेल्प किए। भारतीय राजा अंग्रेजों को हेल्प किए। सिंधिया का रोल के बारे में कैनिंग खुद लिखा है कि अगर सिंधिया आज विद्रोह में शामिल हो जाए तो मैं कल बोरिया बिस्तर पैक कर लूंगा। इसके लिए विदेश में, अफगानिस्तान में दोस्त मोहम्मद हेल्प किया और नेपाल का जंग बहादुर हेल्प किया। इस कारण से भी विद्रोह को ये आसानी से कुचल पाए।
इसके अलावा ब्रिटिश लोगों के पास में ज्यादा बेटर रिसोर्सेज थे, बेटर रिसोर्सेज उनके पास, टेलीग्राफ उनके कब्जा में था, पोस्ट उनके कब्जा में था, रेलवे उनके कब्जा में था, वो तेजी से कम्युनिकेट कर सकते थे, ज्यादा प्लान को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी बना सकते थे, चेंज कर सकते थे, एक दूसरे को बता सकते थे कि करना क्या है। ये इंडियन लोग जो थे इन चीजों को समझ ही नहीं पाते थे। जो टेक्नोलॉजी था टेलीग्राम वगैरह का, इनका समझ से ही बाहर का बात, तो इस कारण से उसका यूज भी नहीं कर पाए और ये भी एक कारण रहा फेल करने का विद्रोह। अंग्रेजों के पास बेटर ट्रेन्ड सोल्जर्स थे, बेटर इक्विप्ड सोल्जर्स थे, तो ये लोग उस हथियार को लेकर के जब विद्रोहियों के पास आते थे तो विद्रोही पहले से डरे हुए होते थे और कई बार वो भाग जाते थे। और इसके अलावा हम देखें कि जो वैश्विक कारण है, ग्लोबल फैक्टर्स, वो अंग्रेजों के फेवर में मुड़ने लगे थे 57 से पहले। क्रीमिया युद्ध में रसिया हार चुका था, ओपियम वॉर में चाइना हार चुका था। इस तरह से इनके पास अब सैनिक जो थे इनके फ्री थे टू क्रश इंडियन रिवोल्ट। और ये लोग जो थे 1,12,000 सैनिक यूरोप से ले आए, बहुत बड़ा नंबर है, इतना तो उम्मीद नहीं कर रहे थे इंडियन रेबल्स लोग, और ये सैनिक और प्लस इंडियन सैनिक मिल करके इस विद्रोह को कुचल दिया। तो इस तरह से जो रिवोल्ट रहा वो अनसक्सेसफुल हो गया।